अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, बीकॉम पार्ट 1 लेक्चर नंबर 7 याद होगा, क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करवा रहा हूँ। क्लोजिंग एंट्री को बेटा जो चीज क्लोजिंग एंट्री के लिए बताई है कि मेन काम आपको पता है, क्लोजिंग एंट्री बनाने जाएंगे तो सबसे मेन है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना। ठीक है, याद रखो कि अब क्लोजिंग एंट्री की जो फॉर्मेटिंग है या क्लोजिंग एंट्री का जो बुनियादी पर्पस है, क्योंकि देखो क्लोजिंग एंट्री, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मेन चीज क्या थी कि रेवेन्यू से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करना है तो हम प्रॉफिट और लॉस की तरफ पहुंचेंगे। ये सारी चीजें पिछले लेक्चर 6 में समझाई हैं, लेकिन एक बात जो आज फिर बता रहा हूं, सही से सुन लीजिए, दोबारा से दोहरा रहा हूं। और क्योंकि इस चीज का ताल्लुक अभी जो हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं या इसके बाद इंशाल्लाह वर्कशीट पढ़ेंगे, इन सब जगहों पर आएगा कि देखिए हमारे पास जो मेन चीज है या मेन काम था, ट्रायल बैलेंस था। हमें ट्रायल बैलेंस सी की मदद से या ट्रायल बैलेंस से ही हम बनाते थे क्या, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। इसी की मदद से हम क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे हैं। फिर इसी की मदद से हम प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे या आगे जाके हम वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में तो इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अब हमें यह जानना जरूरी है जब हम क्लोजिंग एंट्री पढ़ रहे हैं कि जो हम क्लोजिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं तो जो सवाल हमें दिया गया है, यानी ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास है वो किस कंपनी का है, वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। यानी याद रखिए कि सबसे पहले अब आप क्लोजिंग एंट्री बनाते हुए ये देखना होगा कि जिस सवाल के लिए क्लोजिंग एंट्री बना रहे हो, क्या वो नॉन ट्रेडिंग या सर्विस बिजनेस है या फिर वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है। इसलिए फर्क इसलिए होता है कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आप जानते हैं कि सेल होते हुए मर्चेंडाइज एक इंपॉर्टेंट है। सर्विस बिजनेस में मर्चेंडाइज मौजूद नहीं होती है, मर्चेंडाइज के मौजूद ना होने की वजह से उसमें अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं, जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स होते हैं, मर्चेंडाइज होते हैं, तो उनके अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हैंड आउट या नोट्स में 3 फॉर्मेट दिए हुए थे। तो नॉन ट्रेडिंग का मैंने आपको करवाया है और लास्ट लेक्चर नंबर 6 जो था उसमें आपको इसका करवाया। और ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का पहचान मैंने नॉर्मली क्या बताई कि अगर सेल्स सबसे मेन अकाउंट है, सेल्स या पूरा नाम होता है सेल्स रेवेन्यू, अगर मौजूद है उसमें तो वो ट्रेडिंग बिजनेस में, अगर नहीं है मौजूद तो वो कौन सा है, नॉन ट्रेडिंग है। तो पहले तुम्हें क्लासिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है और कौन सा ट्रेडिंग बिजनेस। के लिए ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, वैसे तो कई अकाउंट है लेकिन मेन अकाउंट पहचान बता रहा हूं, सेल्स। इसमें सेल्स मौजूद नहीं होगी, इसमें सेल्स होगी। लेक्चर नंबर 6 में ये सारी चीज डिस्कस हो चुकी है। अब आ जाओ ट्रेडिंग बिजनेस पे। ट्रेडिंग बिजनेस में मौजूद होगी क्या चीज, सेल्स मौजूद होगी। सेल्स अगर मौजूद है तो वो ट्रेडिंग बिजनेस है। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में फिर क्लोजिंग एंट्री 2 तरह से क्लोज की जाएगी। एक है असल में जिसको कहा जाता है पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है, और दूसरा कहलाता है परपेचुअल सिस्टम। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू में थोड़ा सा जो ऑनलाइन क्लासेस थी तब पढ़ाया था, लेकिन अभी अब आप ज्यादा उसमें मत पढ़िए, सिर्फ सादा सी बात मेरी समझिए कि जब भी आप देखें कि आप ट्रायल बैलेंस, यानी आपने एडजस्टिंग एंट्री बना ली, ओके बना ली, उस वक्त कोई जरूरत नहीं था कितना मालूम करें क्या है क्या नहीं, हमने बनाने सीख ली। अब हम बनाने जा रहे हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को गौर से देखा, सेल्स मौजूद थी, हमने कहा अच्छा जी ट्रेडिंग बिजनेस है, नहीं मौजूद थी नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। लेक्चर नंबर 6 में उसकी क्लोजिंग एंट्री सीख चुके हैं। एडजस्टिंग एंट्री दोनों में कोई मसला नहीं है, सेम है। ट्रेडिंग बिजनेस में आए, ट्रेडिंग बिजनेस का काम करना शुरू किया, पता चल गया सेल्स है, ट्रेडिंग बिजनेस है, बनाना क्या है, क्लोजिंग एंट्री। अब पहचानना है कि पीरियोडिक वाले तरीके से बनाएंगे या परपेचुअल वाले तरीके से बनाएंगे। पीरियोडिक और परपेचुअल क्या है, क्योंकि सबसे बुनियादी फर्क जो ट्रेडिंग बिजनेस और नॉन ट्रेडिंग में था वो था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वहां मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं होती है, यहां मौजूद होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या गुड्स।
ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या गुड्स जो मौजूद होते हैं, इन्हीं की रिकॉर्डिंग का अंदाज जरा डिफरेंट होता है। तो पीरियोडिक में अलग अकाउंट होते हैं, परपीचुअल में अलग अकाउंट होते हैं। अगर मैं एक सिंगल अकाउंट बताऊं अभी, सिर्फ सिंगल अकाउंट, ताकि तुम पहचान लो कि तुम्हें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है और कैसे पता चलेगा। तो पीरियोडिक के अंदर ढूंढोगे तुम, या देखोगे कि पीरियोडिक में मौजूद होगा, यानी सेल्स के बाद कौन सी चीज, परचेजेस का अकाउंट, जबकि इसमें मौजूद होगा कौन सा अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट। तो तुम समझ जाओगे कि अच्छा, अगर ट्रेडिंग बिजनेस की क्लोजिंग बना रहे हैं और परचेजेस मौजूद है तो पीरियोडिक की तरह का फॉर्मेट होगा, और अगर ट्रेडिंग पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट है तो वो परपीचुअल बिजनेस के तहत बनाएंगे। यानी क्लोजिंग एंट्री में चंद जगह पर चंद अकाउंट्स का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग रिकॉर्डिंग सिस्टम में अकाउंट्स के नाम अलग अलग रखते हैं। इसका अभी अब आपसे अभी फिलहाल कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसको क्या है, ये सब चीजें अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन दोबारा पढ़ाऊंगा तो ये पीरियोडिक, परपीचुअल, पूरा एक एक लफ्ज समझ में आएगा। बस क्लोजिंग के जो एंट्री है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तीन तरीके से है। एक सर्विस बिजनेस का है जिसके लिए लेक्चर नंबर 6 है। उसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस का है फॉर्मेट, फॉर्मेट मेन वही रहेगा, सिर्फ चंद अकाउंट्स का फर्क होगा। उसमें ट्रेडिंग में पीरियोडिक और परपीचुअल में बांटना है। कौन सा फर्क है कि अगर परचेजेस का अकाउंट मौजूद है तो वो पीरियोडिक का फॉलो होगा, जो कि मैं आज करवा रहा हूं इंशाल्लाह ताला। ये होगा आपका लेक्चर नंबर 7 सिखाएगा, और इसके लिए फिर हम अगला लेक्चर उठाएंगे जिसमें लेक्चर नंबर 8 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं होगा, कुछ अकाउंट के इस्तेमाल का फर्क होगा, उसको सिखाने जा रहा हूं और उसको लेके चलना। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। एक क्वेश्चन निकालेंगे अब आप मेरे साथ, उसकी बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री और फिर उसकी क्लोजिंग एंट्री। लेकिन इसके लिए अब इस वक्त आज मेरे पास वो हैंड नो स्टडी नोट्स नहीं है, इसलिए पेज नंबर तो नहीं बता सकूंगा, मगर क्लोजिंग एंट्री का जहां पे सर्विस बिजनेस की क्लोजिंग एंट्री का पेज नंबर बताया था लास्ट लेक्चर 6 में, उसी के आगे अगले पेज पे नॉन ट्रेडिंग का पीरियोडिक सिस्टम की क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट निकाल के रखिएगा। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट किसका, पीरियोडिक सिस्टम का। तो 2 पेजेस है, एक पे नॉन ट्रेडिंग का है, एक है और उसके बराबर में ट्रेडिंग बिजनेस के, लेकिन उसमें 2 कॉलम होंगे, एक पीरियोडिक के लिए क्लोजिंग और एक परपीचुअल के लिए। तो पीरियोडिक वाला अभी सामने रखिएगा, उससे मैं अब ये सवाल आपको अटेम्प्ट करवाने जा रहा हूं। ठीक है, चले अब अभी जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूं ये आपके लास्ट ईयर का पेपर है, 2019 रेगुलर का पेपर है। ठीक है, तो बोर्ड आज मुझे उन्होंने बहुत छोटा सा दिया है, ये हाथ पे लिखना पड़ेगा। 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ले भाई नजर ही नहीं आ रहा, और नीचे आना पड़ेगा। क्या बात है भाई, इतना सा बोर्ड है, यहाँ लिखूं 2019 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग में है। लेकिन अगर देखोगे तो उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें आपसे एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री मांगी गई, और ये बात 12 क्लासेस के दौरान भी डिस्कस हो चुकी है कि इस वक्त हम इसी डाटा को इस्तेमाल करेंगे चाहे कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, अब चूंकि क्लोजिंग एंट्री को सीखने जा रहे हैं, और जैसा कि अभी कहा कि जब आप क्लोजिंग एंट्री है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ठीक है, या बल्कि एक काम करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस अगले स्टेप में देखते हैं। पहला काम करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए एडजस्टिंग एंट्री बनाना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो मैं पहला काम करता हूँ, एडजस्टिंग एंट्री बनाता हूँ, और एडजस्टिंग एंट्री बनाना नॉर्मल फिनोमेना है। ठीक है, मैं एडजस्टिंग एंट्री बना रहा हूँ चूंकि, लेकिन आज बोर्ड जरा छोटा सा बिल्कुल है, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में करवा दूंगा। तो देखिए, ये एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डाली, मेन हेडिंग वगैरह आपको मालूम है। तो पहला पॉइंट जो मेरे पास है एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए वो है, इंक्रीज द अलाउंसेस फॉर बैड डेट बाई 6,250। ठीक है, और अलाउंसेस फॉर बैड डेट अगर मैं देखूं तो इंक्रीज बाई जब कह दिया तो इसका मतलब है सेम अमाउंट से बनाना है। ठीक है, जैसा कि तो एंट्री आपकी बनेगी, नजर आ रही है साफ साफ, देखूं जरा घूम के, चलेगा। ठीक है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस
फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और उसने जब कह दिया है इंक्रीज अलाउंसेस फॉर बैड डेट बाई 6250, तो आप 6250 से ये एंट्री डायरेक्टली बना देंगे। ठीक हो गई बात? ठीक है, तो पहली एंट्री हो गई आपकी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट। नाउ मूव टू सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री है प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड 10,000। अब ट्रायल बैलेंस में देखिए तो वहां पे भी प्रीपेड ऑफिस रेंट था, तो आपकी एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट। ठीक है, और चूंकि उन्होंने एक्सपायर्ड बताया था तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए से। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बताया उन्होंने। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री सिंपल सी है। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 7,500 ये डिमिनिशिंग बैलेंस पता है आपको, कॉस्ट से अलाउंसेस फॉर डेप्शन माइनस करके निकालेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है और वो है ऑफिस, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन को दोबारा देख लें तो सेल्स इक्विपमेंट था और उसके साथ नीचे अलाउंसेस फॉर डेप्शन था, दोनों को माइनस कर दीजिएगा और फिर रेट अप्लाई कर दीजिएगा, निकल आएगा 10%। फिर है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सिंपल ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सैलरीज पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 11,250। ठीक हो गया। पांचवी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी एंट्री है जनाब आपके पास सेल्स सैलरीज और प्रीपेड टू द एक्सटेंट, तो आ जाएगा प्रीपेड सेल्स सैलरीज डेबिट और सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। और लास्ट एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की। अच्छा, अब क्लोजिंग एंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बनाते हैं, ये वाली मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और अमाउंट है 77,500। अब देखो बेसिकली ये क्लोजिंग एंट्री यहाँ बना तो दी हमने, ये आपके पास, इसको ध्यान में रखना, अभी आगे मैं इसको एक दफा फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन ये थी सारी आपकी कौन सी एंट्रीज? सारी एडजस्टिंग एंट्रीज थी आपके पास, जिससे आपने तमाम चीजें कवर की। 6 की 6 एडजस्टिंग एंट्रीज आपके लिए लिख दी गई हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे और आज की इसकी क्लोजिंग एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं जनाब, सही है, तो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ तक जगह है? यही है बस। तो अब हम ये बनाते हैं जनाब क्लोजिंग एंट्री। हेडिंग आपको पता है, पहले कंपनी का नाम, सेकंड लाइन में क्लोजिंग एंट्री, थर्ड लाइन में वो सारी चीजें जो आप जानते हैं। अब क्लोजिंग एंट्री की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग एंट्री के अंदर जैसा कि अब आप सामने रख लीजिए आप लोग अपने फॉर्मेट। अगर उसमें पहले सेल्स की क्लोजिंग है तो समझिए कि पहली एंट्री इस तरह बनाएंगे। ठीक है, पहली एंट्री में कुछ चीजें हैं, इनको डेबिट करेंगे लाइन से 3-4, और क्रेडिट करेंगे हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें, 1 2 3 4 5। तो मैं बता रहा हूँ कि एक डेबिट करेंगे, अब आप देखिएगा कैसे करेंगे, और क्रेडिट में लिखेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। इसी तरह से अगली एंट्री में जो डेबिट होगा वो होगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और कुछ अकाउंट यहाँ पर आपके पास नीचे क्रेडिट होंगे, और उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे। ठीक है, अब कैसे? तो क्लोजिंग एंट्री के अंदर अपना फॉर्मेट जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए क्रेडिट साइड पर जाके, तो आपको अकाउंट नजर आएगा सेल्स।
यहाँ पर सबसे पहले डेबिट होगा सेल्स। क्लोजिंग एंट्री में हर वो अकाउंट जो रेवेन्यू का है और जो एक्सपेंसेस का है वो आता है। ये अकाउंट तमाम रेवेन्यू को इकट्ठा करेगा, ये अकाउंट तमाम एक्सपेंसेस को इकट्ठा करेगा, समझ गए। और इकट्ठा करने का मतलब ये है कि बुक्स के अंदर बेसिकली होता ही है क्लोज करते हैं। क्लोज का मतलब उसको खत्म करते हैं। क्यों खत्म करते हैं? क्योंकि देखो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सिर्फ इस साल रहते हैं, इसी साल का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी एसेट लायबिलिटी वगैरह आगे जाते हैं बैलेंस शीट में। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में सबसे पहले अब आप यहाँ करने जाएंगे रेवेन्यू क्लोज करने, तो सबसे पहले लिखिएगा सेल्स। अब देखिए सेल्स कितने से क्रेडिट है आपके पास ट्रायल बैलेंस में, तो यकीनन सेल्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होगा 5 लाख से। आप यहाँ डेबिट साइड पे लिख दीजिए सेल्स की वैल्यू कितनी, 5 लाख रुपए। अच्छा, सेल्स के बाद दूसरी चीज जो मेन आती है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, ये एंडिंग वही है जिसकी एंट्री हम यहाँ बना चुके हैं। अगर क्लोजिंग एंट्री बना रहे होते हैं साथ में की सवाल में, तो फिर हमारी इस एंट्री की यहाँ पर जरूरत खत्म हो जाती है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर सिर्फ सवाल के अंदर पेपर के अंदर आपसे एडजस्टिंग एंट्री मांगे और उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आए, तो आप ये वाली एंट्री यहाँ बना के दिखा दें। लेकिन अगर किसी सवाल में एडजस्टिंग एंट्री के साथ क्लोजिंग एंट्री का पोर्शन आ जाए, तो बेसिकली यही वाली क्लोजिंग यहाँ इस्तेमाल हो जाती है। तो दोबारा इसको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको नहीं बना के खरिया बनाया खत्म कर दीजिएगा। कब? जब एडजस्ट सवाल कर रहे हो जिसमें एडजस्टिंग भी हो और क्लोजिंग भी हो, दोनों भी हो। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, मैं समझा दूंगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री मांगी हो तो बेशक इसको बना दो, ऐसे ही बना के रखा दो। लेकिन अगर सवाल में एडजस्टिंग और क्लोजिंग दोनों है, तो चूंकि क्लोजिंग यहाँ आ रही है तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं रहती। कितनी क्लोजिंग की थी? लिख दीजिए 77,500। अच्छा, अब इसके बाद दो चीजें होंगी, क्या आएंगी? एक आएगा हमेशा परचेज रिटर्न और दूसरा होगा परचेज डिस्काउंट। ये रट लो, इसमें हमेशा इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं होंगी। सेल्स होगा, सेल्स के बाद एंडिंग लिखो, एंडिंग के बाद परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। इन दोनों में से बाज़ औक़ात एक होते हैं, बाज़ औक़ात दोनों होते हैं। आज फिर देखो क्रेडिट साइड पे दोनों मौजूद है, परचेज रिटर्न भी है और परचेज डिस्काउंट भी है। परचेज रिटर्न शायद है 17,500 और परचेज डिस्काउंट है 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों लिख दीजिए, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट 20,000 रुपये। ठीक हो गया? तो आपने बस समझिए कि बार बार प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेट को रटने की, तो आप खुद ब खुद क्लोजिंग एंट्री बनाते जाएंगे। इसके बाद आइए आगे और देखिए क्रेडिट साइड पे इसके बाद होता है कोई इनकम। अब इसमें एक इनकम मौजूद है और वो कौन सी इनकम है? कमीशन इनकम। अक्सर ये होता है कि कमीशन इनकम की एडजस्टिंग एंट्री होती है, एडजस्टमेंट होती है, तो हम उस यहाँ पर उसको एडजस्ट करके लिखते हैं। और वो एडजस्टमेंट याद है क्या सिखाया था? जो लेक्चर नंबर 6 में लिख के दिया था कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में हो उसको ट्रायल बैलेंस से पिक करो, एंट्री में है तो उसको प्लस करो फिर माइनस करो, था ना? तो एक जगह होंगे तो प्लस होंगे, अलग अलग होंगे तो क्या होंगे? माइनस होंगे। इस वक्त लेकिन बहरहाल कमीशन इनकम मौजूद नहीं है, कोई भी एडजस्टिंग एंट्री में एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो कमीशन इनकम की एज इट इज फिगर लिख दो। कितनी? 10,000। अगर मेरी ये बात समझ में नहीं आई है आपको कि जो मैंने अभी बोली कि नहीं कुछ नहीं है, तो फिर दोबारा जाके लेक्चर नंबर 6 देख लीजिएगा, मैं उसमें सिखा चुका हूँ ये चीज। अब उठाइए, तमाम हो गए, सारे आ गए और कोई चीज नहीं बची। यही 5 चीजें एकदम रट्टा लगा लो। कौन सी चीज? सेल्स। सेल्स को पूरा भी लिख सकते हैं, सेल्स रेवेन्यू। उसके बाद क्या आएगा? एंडिंग। एंडिंग के बाद क्या आएगा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद क्या आएगा? परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट के बाद क्या आएगा? कमीशन इनकम। अब ये कमीशन इनकम है, कल को रेंट इनकम हो सकता है, फी इनकम हो सकता है, कोई भी और इनकम हो सकता है, लेकिन तमाम इनकम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, पर हो सकता है परचेज रिटर्न ना हो, एक चीज हो परचेज डिस्काउंट हो। बस आपने इनको टोटल करना है और टोटल करके एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के सामने इसकी फिगर लिखनी है, जो कि इस वक्त मौजूद है 6,25,000 रुपए। ठीक हो गई? पहली क्लोजिंग एंट्री हो गई टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट। नरेशन लिखी होगी आपके फॉर्मेट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया बना लिख लीजिए।
टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट, इसके नीचे। अब आ जाइए दूसरी एंट्री पे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। इसके साथ अब सबसे पहला आइटम जब लिखने की आदत बनाइए वो बनाइए, ये होगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। बिगनिंग हमेशा आपको दी हुई होगी कहाँ, तो बिगनिंग आपको दी हुई होगी ट्रायल बैलेंस में। देखिए ट्रायल बैलेंस में बिगनिंग डेबिट साइड पे मौजूद है और उसकी वैल्यू इस वक्त मौजूद है शायद 56,000, यकीनन होगी, शायद नहीं बोलना चाहिए मुझे, 56,250। बिगनिंग लिख लिया। बिगनिंग के बाद फौरन दूसरा अकाउंट लेकर आइए जिसका नाम है परचेजेस। यही वो पहचान थी जिससे आपने पहचाना कि ये पीरियोडिक का सवाल है, तो आपने परचेजेस का अकाउंट लिया और परचेजेस के अकाउंट की वैल्यू इस वक्त है शायद 2,50,000 रुपीज। सही है, लिख लीजिए परचेजेस। परचेजेस के बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पूरा नाम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, इसी को कभी ट्रांसपोर्टेशन कहेगा, कभी कैरेज इन कहेगा, कभी फ्रेट इन कहेगा, ये सब एक ही चीज है। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब है लाने का खर्चा, तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड एक ही है, अगर कहीं भी आएंगे यहाँ पर आएंगे। इसके बाद दो आइटम हमेशा लिखो, और वो दो आइटम होते हैं कौन से, याद रखो, जैसे वहां परचेज रिटर्न था, यहाँ सेल्स रिटर्न, पूरा नाम अगर देना चाहें तो सेल्स रिटर्न अलाउंस, यहाँ भी अगर हम पूरा नाम देना चाहें तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हो सकता है, ठीक है, और सेल्स डिस्काउंट। तो अब आप इस वक्त देखिए सवाल में कि सेल्स रिटर्न या सेल डिस्काउंट है, तो इस वक्त एक होगा सेल्स रिटर्न और वो है 10,000। डिस्काउंट नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है, छोड़ दीजिए खाली, डैश लगा दीजिए क्योंकि डिस्काउंट मौजूद नहीं है। तो 5 अकाउंट रट लीजिए पहले के ये आएंगे दूसरी एंट्री में, कौन से, बिगनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, फिर सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, और उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस। तमाम एक्सपेंसेस के लिए अब आपको जाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से आपको एक्सपेंसेस पहले पिक करने होंगे। जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और फिर वही वाली बात है कि अगर एक एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में भी है, एडजस्टिंग एंट्री में भी है, तो दोनों एक जगह पे हैं तो प्लस होके जाएंगे। अगर वहां डेबिट है यहाँ क्रेडिट है तो माइनस होके आएंगे, और अगर वहां नहीं है यहाँ है तो सारे का जाएंगे, ठीक है। ये फिर बताऊंगा, इस बात को मैंने फिर लेक्चर नंबर 6 को सिखाया हुआ है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जब मैंने एक्सपेंस को ढूंढा तो मेरे पास सबसे पहला अकाउंट नजर आया, कौन सा अकाउंट नजर आया मुझे, से ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। मैंने लिखा यहाँ पे ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। मैंने ट्रायल बैलेंस में जाके देखा तो मेरे पास ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस की वैल्यू लिखी हुई थी कितनी, 62,500। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस था 62,500, जबकि मैं यहाँ अगर चेक करता हूँ तो यहाँ ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस मेरे पास आ रहा था 11,250। ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट था, एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट था, दोनों डेबिट थे, तो डेबिट और डेबिट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस होके ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट तकरीबन बनेगी 73,750, ठीक है। कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर, लेकिन याद रहे कि जो ट्रायल बैलेंस की फिगर थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस की फिगर थी और यहाँ एडजस्टिंग एंट्री फिगर थी, दोनों डेबिट में थी, प्लस होके आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस में देखा तो दूसरी फिगर थी सेल सैलरीज एक्सपेंस। अब सेल सैलरीज एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में थी फिगर मेरे पास, उसकी वैल्यू लिखी हुई थी 75,000, लेकिन जब मैंने लास्ट एंट्री में देखा तो मैंने सेल सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट किया था, वहां डेबिट था, यहाँ क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो जब क्रेडिट हुआ है तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि पहले दोनों प्लस हो गए थे डेबिट होने की वजह से, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 75,000 से 10,000 को आप माइनस कर देंगे, तो सेल सैलरीज एक्सपेंस की जो फिगर है इट वुड बी ओनली 65,000। सेल सैलरीज एक्सपेंस के बाद मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर और कोई एक्सपेंस का अकाउंट नहीं था, ठीक है ना। परचेज डिस्काउंट वगैरह मैं हो चुका था, वो डेबिट साइड पे सेल सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया था। तो अब मैंने देखना है कि मेरे पास एडजस्टिंग एंट्रीज में कौन कौन से नए एक्सपेंसेस थे जो मैंने रिकॉर्ड किए, और जो
मेन एक्सपेंसेस हैं वो कौन से हैं, एक बैड डेट एक्सपेंस है, तो पहला मैं यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस एज इट इज लिख दूंगा, यानी कितना है बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस बनता है 6250। बैड डेट एक्सपेंस के बाद अगला है मेरे पास रेंट एक्सपेंस, क्योंकि रेंट एक्सपेंस बेसिकली वो था जो पहले ट्रायल बैलेंस में नहीं मौजूद था, प्री पेड था, वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंस एडजस्ट होके तो यहाँ आया रेंट एक्सपेंस, कितना 10,000। रेंट एक्सपेंस के बाद है मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 7,500। ठीक है, सारे आ गए, एक दो, अच्छा मैंने एक चीज की वैल्यू नहीं लिखी शायद, ट्रांसपोर्टेशन की इनकी वैल्यू है, मुझसे लिखना, मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 अकाउंट्स पूरे आ गए। इसकी नरेशन होगी टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, और अब इनका टोटल करेंगे तो आपके पास इधर आएगा, जो डेबिट में आप लिखेंगे 5,03,750। ठीक हो गया, ये 5,03,750 किसका टोटल है, ये है एक्सपेंस का टोटल, और ये किसका टोटल था, रेवेन्यू का। अब खुद देखिए क्या चीज ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है कि रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू है 625 जबकि एक्सपेंस है 53। यकीनन आपका जवाब होगा सर रेवेन्यू ज्यादा है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट में जाएंगे, प्रॉफिट में जाने के लिए प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे, और थर्ड एंट्री प्रॉफिट की क्या होगी, वो ये होगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अगर कोई नाम लिखा हो जैसे इब्राहिम शायद वहां लिखा हुआ है, तो आप नाम चाहे तो इब्राहिम के साथ क्यों लिख सकते हैं, एक्सपेंस एंड कितना, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 625 से 5,03,000 को माइनस कीजिए, 1,21,250 रुपए आपके पास आ जाएंगे, जो कि आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट की एंट्री बनी है, और क्यों बनी, क्योंकि एक्सपेंस का टोटल से रेवेन्यू का टोटल ज्यादा था। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने सर्विस बिजनेस का किया था, उसमें रेवेन्यू का टोटल कम था, एक्सपेंस का ज्यादा था, तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की एंट्री ये है, कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट में आता है। लॉस की सूरत में बिल्कुल इसके क्या बनती है, रिवर्स एंट्री बनती है। उसकी वजह ये होती है कि लॉस की सूरत में कैपिटल क्या होता है, कम होता है, तो उसमें कैपिटल डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू सम भी क्रेडिट होती है। तो ये आपके पास एंट्री मौजूद है, हो गई पहली एंट्री क्लोजिंग, दूसरी एंट्री क्लोजिंग, तीसरी एंट्री क्लोजिंग। तो बात याद करने के लिए बिल्कुल याद कर लिए, ज्यादातर क्वेश्चन इसके आते हैं कि हमेशा फॉर्मेटिंग में कौन से आइटम पहली एंट्री में जब रेवेन्यू क्लोज होंगे तो 5 मेन आइटम, ठीक है, 5 मेन आइटम्स कौन से, पहला आइटम हमेशा सेल्स, दूसरा आइटम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तीसरा आइटम परचेज रिटर्न, चौथा आइटम परचेज डिस्काउंट, और पांचवा आइटम कोई भी इनकम। अब एक हो तो एक ही आ जाएगा, कई हो, कमीशन इनकम भी हो, रेंट इनकम भी हो, तो फिर ये 5 से 6 हो जाएंगे, लेकिन इनकम आएंगे। ठीक, और अगली इस एंट्री में अगर याद रखिए तो याद रखिए एंट्री कौन सी होगी, एंट्री में कौन से अकाउंट आएंगे, वो आएगी बिगनिंग इन्वेंट्री आएगी, परचेजेज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, सेल रिटर्न आएगा, सेल डिस्काउंट, ये 5 फिक्स है। उसके बाद है तमाम एक्सपेंसेस। अब चूंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस अक्सर ज्यादा होते हैं, तो आप देखिए सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, सेल सैलरीज, और ऑफिस सैलरीज और सेल सैलरीज से परेशान मत होइएगा, बेसिकली सैलरी है, दोनों सैलरीज है, मगर हुआ ये है कि हमने असल में बड़ी जब कंपनी होती है तो उसके डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से एक ऑफिस डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट है, तो ऑफिस डिपार्टमेंट की सैलरी को नाम दे दिया ऑफिस सैलरी, सेल डिपार्टमेंट को उसके नाम दे दिया सेल सैलरी, है दोनों क्या सैलरीज ही है, तो इससे कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो ऑफिस सैलरी, सेल सैलरी, बैड डेट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, बस तो ये याद रखिए, और फिर आखिर में टोटल कीजिए, अगर प्रॉफिट वाला रेवेन्यू साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट की एंट्री, एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो लॉस की एंट्री। ठीक हो गया, खत्म। लास्ट एक पॉइंट बस रह जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एक लफ्ज होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या था कि देखो बिजनेस में ऑनर जो है वो लाजमी सी बात है बिजनेस करता ही इसलिए कि कमाएगा, तो बाद औकात ऑनर क्या करता है कि इस उम्मीद पर कि वो बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगा, पहले से अपने पर्सनल यूज के लिए प्रॉफिट निकाल लेता है, उसको कहा जाता है ड्राइंग। और इसकी पहचान ये, इसकी एंट्री चौथी होती है, और जो जब ही बनेगी जब ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग होगा,
तो देखिए जरा सा गौर से सवाल का, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड चेक कीजिए, क्या वहां पर इब्राहिम ने कोई ड्राइंग की थी? तो सवाल में अगर कभी भी ड्राइंग आ जाए ट्रायल बैलेंस में, तो उसके लिए फिर हमेशा ये एंट्री बनाइए, क्या कि आप चौथी एंट्री एक बनाइए। ये असल में क्लोजिंग एंट्री का पार्ट नहीं है, ये एक एडिशनल एंट्री है जो कि सिर्फ क्लोज कर रही है किसको? ड्राइंग को। अगर ड्राइंग होगा तो उसके लिए फिर अब आप डेबिट कर दीजिए, कैपिटल इब्राहिम डेबिट, ठीक है। इब्राहिम, मैंने थोड़ी स्पेलिंग गलत कर दी थी, इब्राहिम डेबिट, और फिर इसी तरह से इब्राहिम का ड्राइंग क्रेडिट। लेकिन ये कंट्री का नरेशन होगी टू क्लोज इब्राहिम ड्राइंग, और वो है 12,500। मगर डिपेंड करेगा ये एंट्री जब बनेगी जब सवाल में ड्राइंग हो, अगर ड्राइंग ना हो तो ये एंट्री नहीं बनेगी, क्लोजिंग की ये 3 एंट्रीज ही बनेंगी, ठीक है। तो याद रहना रखिए कि ये है आपका ओवरऑल मेन क्लोजिंग एंट्री का। लेकिन ये वाला किसका है? एक ट्रेडिंग बिजनेस है, और वो ट्रेडिंग बिजनेस जिसने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए पीरियोडिक सिस्टम को इस्तेमाल किया, ठीक है। और पीरियोडिक सिस्टम के क्लोजिंग एंट्री के फॉर्मेट में ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर इसमें अब आप ये देख लीजिएगा, ये सवाल का ये क्वेश्चन 2019 रेगुलर का करवाया है, जिसका एग्जामिनर सोल्यूशन भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में अब अगली चीज करवा के आपको बताता हूँ कि परपीचुअल सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।